अरे बाहर निकलो यार, चलिए गलत बोल रहे हो, नहीं भी कर लोगे तुम लोग, है ना? मजाक लगा है, चलिए उधर, चलो जी बाहर निकालो, ऐसे में आगे जो नहीं भी लगा, तुम्हारी परसेंटेज और बाकी है, चल। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है। भारत में भारत की किसी महिला के साथ भी वहां पर ये हुआ है और वो उसको दिया जाना चाहिए कॉम्पनसेशन। ये देखिए दिल्ली पाइनर की खबर है ये, और ये खबर को मैं अगर आपके लिए आगे पढ़ के बताऊं, ऑफिशियल डिटेल्स आर ब्लैक्ड आउट इन द रिलीज। ये जो आपने देखा तो उनके बीच में जो इसमें एक और खबर भी है। द कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस ऑफिशियल directs coordination with the embassy in India to locate the victim। भारत का जो दूतावास है उससे संपर्क करने के लिए कहा गया है ताकि वो लोग लोकेट कर पाएं कि विक्टिम आखिर है कहां, उसको क्योंकि कॉम्पनसेट करना था। ये तो बहुत बड़ी खबर है और इसका मतलब भारत सरकार की जानकारी में दे दी गई थी। ये जानकारी भारत अगर दूतावास को जानकारी दी है तो इसका मतलब भारत सरकार को दी है। तो ऑफिशियल डिटेल्स मैंने जैसे बताया ब्लैकआउट की गई है और उसमें लिखा गया है कि प्लीज हैव देम कंप्लीट एन एप्लीकेशन एंड सेंड इट टू मी। आई विल फॉरवर्ड देम डायरेक्टली टू द एफबीआई पेपरवर्क फॉर इंडिविजुअल्स इन फ्लोरिडा। प्लीज हैव द आइडेंटिफाइड थेरेपिस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड वी विल रिक्वेस्ट द 6th सेशन टू बी कवर्ड। ये सब लिखा है। लास्ट में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल लोकेटेड इन इंडिया, इफ यू कैन गेट मी हर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आई विल कोऑर्डिनेट विद आवर colleagues at the embassy here. Please call me if you have any additional questions. Set the email communication between US officials in awarding victims compensation. This email is after Epstein's death in August 2019। 13 जनवरी 2020 का है। अगस्त में एप्स्टीन जो है वो मर चुका था 2019 में। Another interesting email is between Bill Gates and Epstein on a target meeting with the Union Health Minister हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का भी नाम आ गया है। एप्स्टीन और बिल गेट्स आपस में बात कर रहे हैं हर्षवर्धन से मुलाकात करने के लिए। द ईमेल जो है वो 5 जून का है। इज डॉक्टर वर्धन योर टारगेट मीटिंग इन September 17 इन इंडिया? बिल गेट्स ने पूछा, आस्क्स। One of the latest release email talks about दिलीप चेरियन जो कि PAR कंपनी चलाते हैं। Epstein's associate Gino Yu on April 2 asks him whether he is interested in meeting Cherian. Are you interested in meeting my friend Dilly? Who is very influential in India. He is in Paris from April 3 to 6. Just sold at। दोस्तों, जिस गद्दी पर या जिस प्रदेश में एक पार्टी की 30 साल से सरकार हो, अगर वो सरकार हिल जाए तो क्या होगा? जिस प्रदेश में 20 साल से सरकार हो, अगर वो सरकार हिल जाए तो क्या होगा? जिस प्रदेश में 10 साल से सरकार हो और वो प्रदेश की सरकार हिलने लग जाए तो क्या होगा? गुजरात मॉडल के सहारे दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी आज एक ट्रेड डील, अमेरिका से ट्रेड डील करके इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि गुजरात का चुनाव हारने के कगार पर है, जो 2027 में दिसंबर में होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2027 में शुरू में होगा उसे, और मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति इस समय बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो कपास का ठेका, कपास का जो एग्रीमेंट प्रधानमंत्री ने किया है अमेरिका के साथ, उसमें यहां के किसानों का नुकसान होना तय है। क्योंकि अगर किसानों को सरकार बचाएगी तो उद्योगपति मर जाएंगे, और उद्योगपतियों को बचाएगी तो किसान मर जाएगा। यानी इधर कुआं इधर खाई। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं कि दिल्ली की सरकार उसे हटाना चाहती है। अगर ट्रेड डील का मुद्दा और राहुल गांधी की आक्रामकता इस समय आड़े ना आती तो शायद अब तक बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ बन गए होते। उन्हीं सब चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अब
नकली असली तो पहले ही आ चुका था, अब कानून भी बीच में आ चुका है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारत के कानून से बड़ा कोई नहीं है, प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसके अनुसार सबके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वही शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी जी अगर कानून सबके लिए बराबर है तो आपने 40 के करीब केस कैसे वापस ले लिए? एक बार आपको सुननी चाहिए दोनों की बातें। सबके लिए बराबर होता है, मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज़्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से 5 सवाल किसानों के हित में पूछ लिए हैं, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर पूछ लिए हैं, कपास पर पूछ लिया है और जो ट्रेड डील हुई है उस पर सवाल पूछ लिए हैं। क्या सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने? नहीं जरूरी है, आप ही तय कर लीजिए। यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल आसान हो या कठिन, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन 5 आसान सवाल। पहला, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है? अच्छा, ये राहुल ने कुछ बताया नहीं है जिससे सब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बौखलाए हुए। राहुल ने पूछा है, बताया नहीं है कि देश को भ्रमित कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, भैया बता दो और साफ हो जाए। क्या इसका मतलब डीडीजी इंपोर्ट का मतलब है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? कितना साफ सवाल है। और ये एक एक सवाल भाव आप नोट करिएगा, क्योंकि इसी सब कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जबकि सब लिखा हुआ है ज्वाइंट स्टेटमेंट में, वही तो पूछ रहे हैं। अगला सवाल, अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और जो कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे सोयाबीन के तेल का? सेकंड, दूसरा सवाल है बिल्कुल स्पष्ट। तीसरा सवाल, जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या, ये लिखा है ज्वाइंट स्टेटमेंट में, जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? बड़ा क्लियर सवाल फिर है। चौथा, इस सब पे हमने चर्चा की है, नॉन ट्रेड बैरियर्स, इसमें लिखा है नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का। नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाए? नॉन ट्रेड बैरियर्स क्या है? और 5वां सवाल, एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को ये सफाई तो मिलनी ही चाहिए। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय तक पकड़ बनाने? जवाब में बीजेपी के नेताओं के पास जवाब नहीं है। आप बदतमीजी कितनी भी करा लीजिए, पीयूष गोयल, कृषि मंत्री चौहान और अमित शाह क्या बोल रहे हैं, एक बार इनकी बात भी आपको सुननी चाहिए। जवाब कैसे होते हैं
जवाब क्यों नहीं देना चाहते, ये भी आपकी समझ में आना चाहिए ना। आप इनके जवाब पहले सुनिए। सबसे पहले अमित शाह का जवाब। ट्रेड डील को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, शहजादे झूठ फैला रहे हैं, किसान सुरक्षित। राहुल ने केंद्र सरकार से 5 सवाल पूछे थे। शहजादे झूठ फैला रहे हैं, किसान सुरक्षित, बस ये बोल दे मान जाओ। अरे वही 5 सवाल का जवाब दे दो, किसान सुरक्षित। ये जवाब है 5 सवालों का। वाकई हमारे यहाँ गजब दौर चल रहा है। 5 सवाल थे, ये जवाब है ट्वीट पे ट्वीट और झूठ पे झूठ। ये है जवाब, पीयूष गोयल का खुद का जवाब। उसमें सब भले फर्जीवाड़ा हो, लेकिन दिया तो इनसे। लेकिन शुरुआत इन्होंने भी कैसे की। फिर एक और झूठ। अब इनका उन 5 सवालों से का इसमें जवाब तलाशने की बस आप लोग कोशिश कीजिएगा, उन 5 सवालों को कोई जवाब है या नहीं। कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने झूठ की दुकान खोल रखी है, फिर वही, और दिन रात बस झूठ ही परोस रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ हुई डील में जीएम उत्पादों को कोई अनुमति नहीं दी गई है। जीएम तेल, सोया का तेल आएगा, वहां पर जीएम नहीं है तो क्या है, पीएम है, प्रधानमंत्री सोयाबीन है वहां पर। क्या गजब झूठे हैं सब। डीडीजीएस को लेकर भी राहुल गांधी ने तथ्यहीन बातें फैलाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई सामने है। सामने ही तो देखना चाह रहे हैं, कहां सामने। डीडीजीएस सब मक्का का चारा दे रहे हो। राहुल जी नकारात्मक और भ्रम फैलाने वाली राजनीति करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म भी राहुल गांधी का है, ये तो बेशर्म है सब, इनको तो आएगी नहीं। आपके पास न तथ्य है न ही देश हित की समझ है। वाह, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एमएसपी पर आप और कांग्रेस किस मुंह से बात कर रहे हैं। बात ही नहीं करनी चाहिए। याद कीजिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत फसलों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की बात आपने लागू नहीं की और उल्टा संसद में कहा कि इससे मार्केट विकृत हो जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी किसान हितैषी सरकार ने एमएसपी लागू की और किसानों से कई गुना अधिक खरीद भी सुनिश्चित की है, जो लगातार जारी है। देश समझ चुका है कांग्रेस का चरित्र पूरी तरह किसान विरोधी है, चाहे सब। अब सवाल उठता है, जब कपास का किसान इस तरह मारा जाएगा, कपास का किसान अगर बर्बाद होगा और कपास के चक्कर में, क्योंकि कपास पर जो पाबंदी है भारत सरकार ने, अमेरिका से जो आएगा वो 0 पर आएगा, और जो यहां से अगर यहाँ का उद्योगपति यहाँ के कपास में बनाकर भेजता है तो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। अगर वहां से लाता है उद्योगपति कपास तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। गजब की परिस्थिति है ना। एक को तो मरना ही है, चाहे ये मरे चाहे वो मरे। ये डील इस तरह की डील है। अब आप योगी आदित्यनाथ पर आइए। योगी आदित्यनाथ 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में बैठे हुए 2 लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो योगी के नेतृत्व में लड़ा जाए। हालांकि उनका सोचना भी ठीक है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो 312 सीटें थी उस समय जब ये मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब 2022 में चुनाव हुआ तो 255 पर बीजेपी आ गई थी, यानी सीट घटती चली जा रही है। यानी चुनावी आंकड़े में केंद्र के नेताओं को लगता है कि योगी आदित्यनाथ फेल है, इसीलिए भी शायद हटाना चाहती है। और इसीलिए भी हटाना चाहती है क्योंकि बीजेपी में सेकंड लाइन में केवल एक आदमी बचे जो अल्टरनेट बने, दूसरा आदमी कोई खड़ा ही ना हो उसके अलावा। ऐसी भी रणनीति बना ली है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य आमने सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में कह रहे थे, देखिए गोरखपुर की कितनी स्वच्छ हवा है और यहाँ का वातावरण कितना बढ़िया है, और दिल्ली है कि वहां लोगों का दम फूलता है। इस पर क्या बोल रही है रेखा गुप्ता और क्या बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इनकी भी एक बार आप बात सुनी लीजिए। इसको आप चेक करें और आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो रहा है। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर
दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। दिल्ली को ये परिस्थिति बर्दाश्त नहीं होगी जो योगी ने कहा है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? तो ये दिल्ली को बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि मुझे अगर खबरों में रहना है तो मुझे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। जहां हिंदू मुसलमान का के राग पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी आज बैकफुट पर आ गई है, मोहम्मद दीपक जैसे लोगों ने उसे बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसके अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कल मैंने वीडियो में दिखाया था आपको किस तरह वो लोग बदतमीजी कर रहे थे और लोगों ने पार्कों से उन्हें खदेड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सा किरण, उम्मीद की किरण दिख तो रही है कि लोग जाग रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं कि किस तरह धर्म की आड़ में ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैंने शुरू में जिक्र किया, अगर गुजरात मॉडल हला तो किसको नुकसान होगा? उसका सीधा नुकसान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को होगा। उत्तर प्रदेश हिला तो उसका नुकसान नरेंद्र मोदी और योगी उसको होगा, अमित शाह को होगा। मध्य प्रदेश हिला तो उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान इन दोनों को ही होगा, क्योंकि युवराज चौहान को हटाकर जो नया पैदा अपना बैठाया इन्होंने, उसने क्या काम किए। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों में जाएं तो आप ये देखिए कच्छ में करीब 27% कपास होता है और मध्य प्रदेश में करीब 25% होता है। इसके अलावा सौराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में और मराठवाड़ा के इलाके में भी कपास पैदा होता है। तो अगर सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो सौराष्ट्र क्षेत्र में करीब 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट में 48 सीटें हैं। 48 में से 40 सीटें इस समय बीजेपी के पास है। दूसरी तरफ कच्छ का इलाका देखें तो कच्छ में 6 सीटें हैं, 6 की 6 बीजेपी के पास है। उसी तरह विदर्भ में है, विदर्भ में अगर 62 सीटें हैं, उनमें से करीब 48 सीटें बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन के पास है। तो क्या आपको नहीं लगता है गद्दी हिलने वाली बात है? खैर, हम अब दूसरी खबर पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़बोला सांसद बीजेपी का, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो सवालों से ऊपर उठ चुके हैं। वो कह रहा है कि सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछना नहीं चाहिए, राहुल गांधी तो बेकार की बातें करते हैं। राहुल गांधी को, हालांकि सारे मंत्री राहुल गांधी को कह रहे हैं कि झूठा है, ट्वीट क्या करते झूठा, ट्वीट क्या करते झूठा, ट्वीट करते झूठा झूठा झूठा। बस यही है, सवालों के जवाब नहीं देने। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे तो ये बड़बोला निशिकांत क्या बोल रहा है इंडिया टीवी के इंटरव्यू में, ये भी आप सुन लीजिए। उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। भारत संविधान के अनुसार चलेगा। ट्रेड डील में अगर लकूना है तो वो है, उसको कहा जाएगा। ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होने वाला है तो वो कहा जाएगा, जो दिख रहा है। ट्रेड डील से उद्योगपतियों को नुकसान है तो वो कहा जाएगा। ट्रेड डील से अगर आम आदमी का नुकसान होने वाला है तो वो कहा जाएगा। लोकतंत्र है, इसमें कहने की व्यवस्था है। दूसरी तरफ अगर शंकराचार्य योगी पर निशाना साध रहे तो उनका बचाव अखिलेश यादव कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, जबकि अपनी ही सरकार है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश को लेकर 2 खेमों में बीजेपी समय बटी हुई है। अमित शाह अपना अल्टरनेट खड़ा नहीं करना चाहते, यानी एक ही आदमी रहे सेकंड लाइन में, दूसरा कोई आए ना। यही कारण है कि अब अगर ट्रेड डील का मामला नहीं होता, राहुल गांधी अगर इस ट्रेड डील को न उठाते, इसके लिए शुक्र मनाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, राहुल गांधी का, कि तुमने मेरी गद्दी बचा रखी है। तो अगर नहीं होता ये मामला तो अब तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाती। ट्रेड डील ने कुर्सी को बचा रखा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं। गृह मंत्री, मैंने अभी आपको सुनवाया क्या बोल रहे थे, उसके अलावा मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है।
जो विदेश मंत्री है वो विदेश में बैठकर कह रहे हैं कि ये तेल तो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है, वो जिससे खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, जिससे ना खरीदना चाहे ना खरीद सकते हैं। गजब के जवाब है, गजब के तर्क है इन लोगों के पास। देश को गुमराह करने वाले और देश को बर्बाद करने वाले तर्क इनके पास मौजूद है। फैसला आप लोगों को करना है कि आपको कौन सा तर्क अच्छा लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि देश के किसानों को फायदा हो, देश के उद्योगपतियों को फायदा हो, तो उसके लिए आवाज बनिए, आवाज उठाइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।